So here I am the third lecture of the electrostatic of class 12, and today we are going to learn the electric field due to a charge infinite plane sheet, and we'll solve one numerical based on it. If you remember, this is our third application of the Gauss law. In the previous lecture we have seen electric field intensity outside a charge conducting cylinder or a charge conductor. Okay, so now let us see कि अब शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. सो फॉर दैट आई हैव कंसिडर अ प्लेन शीट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब ये बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, और इंसुलेटिंग मटेरियल है, बहुत ज़्यादा थिन है. जैसे हमारे इस नोटबुक का जो पेज होता है, सो इफ़ यू सी, ये जो नोटबुक का जो पेज है, ये इतनी ज़्यादा थिन शीट मैंने कंसिडर की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन है. और इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है क्यू. इस पर मैं मान रहा हूँ कि टोटल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. सो मान लेता हूँ कि टोटल चार्ज है इस शीट पर Q, और सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो व्हाइल राइटिंग यू विल राइट कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, and you will write let Q is the total charge on the sheet. Q is total charge on the sheet, and sigma is its surface charge density. Surface charge density. Okay, and I wanted to calculate electric field intensity just outside this sheet. यानी इस शीट के जस्ट आउटसाइड, मान लो ये इस पॉइंट P पर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो यू नो कि हमको करना क्या है. हमको सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है. वी विल सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस एंड देन विल अप्लाई दोज 5 स्टेप दैट यू नो वेरी वेल. सो इस केस में गॉसियन सरफेस हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो डेफिनेटली सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते. अगर मैं इसको स्फेरिकल फॉर्म में अगर बनाऊं, मान लो कि ये शीट है और शीट में मैं ऐसे सरफेस को सेलेक्ट करूं, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये अलग अलग होगी. हर पॉइंट पे ये अलग अलग होगी डायरेक्शन, और मोर ओवर इसका मैग्नीट्यूड भी अलग हुआ, क्योंकि इस शीट से हर पॉइंट का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है. तो इसलिए मैं स्फेरिकल सरफेस को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. सो डेफिनेटली आई विल सेलेक्ट व्हाट, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. सो स्टेप नंबर 1 है मेरी, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. अब मैं वो स्टेप्स नहीं लिखता हूँ, ठीक है. आई होप आपको याद हो गई है स्टेप. इवन एग्जाम में भी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द डेरिवेशन. ओके, सो इस पॉइंट P के सराउंडिंग में सबसे पहले मैं एक एरिया DS बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये एरिया DS एक्चुअल में इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है शीट पर, जो कि कुछ चार्ज को इनक्लोज करेगा, ठीक है. और मैं इस सिलेंडर को मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे. सो इस सिलेंडर को मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ. तो ये है एक गॉसियन सिलेंडर, ये है गॉसियन सिलेंडर, ठीक है. एंड दिस इज एरिया DS विच हैज़ इनक्लोज दीज चार्जेस. कुछ चार्जेस को शीट से इसने इनक्लोज किया है, दिस इज DS. अब बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इधर साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चार्जेस की वजह से इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस बनाई है. तो एग्जैक्टली इस शीट के बैक साइड में भी एक बिल्कुल ऐसी ही सरफेस होगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही सरफेस होगी. मान लो कि शीट से ये पॉइंट P का डिस्टेंस मैं स्मॉल r मान रहा हूँ, तो बैक साइड में भी r डिस्टेंस पे मैं पॉइंट P को मार्क करता हूँ, ठीक है. तो इसके जो बैक साइड में है, बैक साइड में भी एक सरफेस होगी डेफिनेटली, ठीक है. और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द शीट होगी. मान लो कि ये कोई पॉइंट P डैश है, तो P और P डैश पर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड रहेगी, और ये डिस्टेंस भी मैं r ही मान लेता हूँ, ठीक है. यानी ये जो सिलेंडर है गॉसियन सिलेंडर इधर साइड है राइट हैंड साइड में, और ये बैक साइड में है, ठीक है. तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप कि हमको ड्रॉ करना है एक गॉसियन सरफेस. तो मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्मेट इसका सिलेक्ट किया है. नाउ सेकंड जो है
सेकंड स्टेप इफ़ यू रिमेंबर, मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट P पर जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड स्टेप है। तो अगर मैं P पे मार्क कर रहा हूँ तो P डैश पे भी मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस P डैश वाला जो पॉइंट है इस पर भी ये एग्जैक्टली नॉर्मल होगी, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आइदर ये पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, ऐसे ही हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इस एरिया ds का एरिया वेक्टर भी मार्क कर लेता हूँ। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा, डेफिनेटली एग्जैक्टली इसको ये परपेंडिकुलर ही आएगा, यहीं पे रहेगा ये एरिया वेक्टर ds बार। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। सिमिलरली इधर साइड भी मैं मार्क कर लेता हूँ एरिया वेक्टर। तो ये हुआ एरिया वेक्टर ds बार और थीटा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन इज देयर कि ये जो कर्व्ड सरफेस रहेगी गॉसियन सरफेस की, तो ये कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो डेफिनेटली ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा कर्व को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, तो दोनों के बीच में एंगल इट विल बी 90 एंड देन cos 90 विल बिकम 0। तो कर्व्ड सरफेस से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो कर्व्ड सरफेस है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी 0, सो ये हुई कंप्लीट हमारी सेकंड स्टेप। हमने ई बार, ds बार और थीटा को मार्क कर लिया है। नाउ लेट अस अप्लाई स्टेप नंबर 3। तो हमारी स्टेप नंबर 3 थी कि हमको कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब हमने बोला कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रही है ये गॉसियन सरफेस। अब टोटल चार्ज तो इस शीट पर कितना है Q, और सिग्मा हमने माना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट मी राइट कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट कैन बी रिटन एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अब यहाँ पे एरिया कौन सा, चार्ज पर यूनिट एरिया कौन सा, तो एरिया यहाँ पे ये ds है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इट इज़ Q बाय ds। नाउ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फिर, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इट इज सिग्मा इनटू ds। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये कैलकुलेट किया हमने टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप थी हमारी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे अब अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन याद है तो मैं पहले फ्लक्स थ्रू ds कैलकुलेट करता था और उसके बाद गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करता था, लेकिन यहाँ पे ये एरिया ds ही गॉसियन सरफेस है। देखो ये एरिया ds ही गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो अगर एरिया ds ही गॉसियन सरफेस है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटिंग फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर या फिर गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन। अप्लाई द नेक्स्ट स्टेप विच इज कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो अब गॉसियन सरफेस भी कितनी है यहाँ पे, तो इधर साइड एक है, P साइड एक ds है और P डैश साइड दूसरी सरफेस है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला, या फिर इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना। तो ये हो जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई बार डॉट ds बार, या डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ई ds कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू दोनों जगह पर कितनी है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आई विल राइट थीटा की वैल्यू दोनों साइड पर 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो फ्लक्स आ जाएगा अभी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट ds। लेकिन हमको ये फ्लक्स 2 जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक P पर और एक P डैश पर। ठीक है, एक P पर एक P डैश पर। तो फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना होगा एक्चुअल में जो फ्लक्स होगा वो होगा एक फ्लक्स एट पॉइंट P, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एक सरफेस है और बैक साइड में भी एक सरफेस है P डैश, तो फ्लक्स ड्यू टू P डैश भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर थीटा 0 हो जाए तो ई ds, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट ds, और ये कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, पॉइंट P पर, प्लस अब मैं P डैश पे कैलकुलेट करता हूँ। तो P डैश पे भी कितना हो जाएगा फ्लक्स, सेम इतना ही रहेगा, इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एस, थीटा तो 0 था तो cos 0 1 हो गया, और ये है पी डैश पर। क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो फाई कितना हो गया फिर, तो ई तो आ जाएगा बाहर, ई तो आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ये ओवर एरिया डी एस, और ये है इंटीग्रेशन डी एस एट पॉइंट पी प्लस ई आ गया बाहर और इंटीग्रेशन एरिया डी एस एट पॉइंट पी डैश। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डी एस कितना है, अरे इस एरिया को मैं इंटीग्रेट करूँ तो डी एस ही आएगा, इस एरिया को इंटीग्रेट करूँ तो डी एस ही आएगा। अरे इंटीग्रेशन डी एस, यहाँ पे डी एस ही है, इंटीग्रेशन डी एस इज डी एस ओनली। तो लेट मी राइट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया ई इंटू डी एस, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एस ही है, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू डी एस ही है। अरे देखो ना यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस मीन्स वॉट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये एरिया मिलने वाला है। ठीक है, यही कंप्लीट एरिया है। तो ये हो गया फ्लक्स फाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई इंटू डी एस। ये 2 किसके लिए आया है, तो ये 2 सरफेसेस के लिए आया है कि ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, डी एस प्लस डी एस टॉइस डी एस। और ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 2 ई डी एस। अगली स्टेप, एक ही लास्ट स्टेप बची है हमारी कि अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते थे, सिंपली हमको गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपली हम अप्लाई करेंगे अब गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लेट मी राइट, लास्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। सो अप्लाई द नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारी लास्ट स्टेप है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट वी कैन राइट फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, इट इज टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दैट सेटअप इज प्लेस। तो मैं मान रहा हूँ कि वैक्यूम में रखा है ये सेटअप, तो आई हैव रिटन एप्सिलॉन नॉट। अब रिमेंबर दैट इक्वेशन नंबर 1 से आई कैन राइट क्यू क्या था, तो इसको लिखा था सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई नो क्यू जो था वो सिग्मा इंटू डी एस था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन नंबर दिस 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे LHS साइड तो इक्वल है, हाँ? दोनों साइड फ्लक्स है, तो मैं RHS साइड को इक्वेट कर लेता हूँ। सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आई कैन राइट 2 टाइम्स E into ds, this is equals to सिग्मा ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से ये ds और ds तो हुआ कैंसिल। ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इनफाइनाइट प्लेन शीट ये होती है। अब ये 2 को मैं इधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, अब मान लो कि बजाय वैक्यूम के अगर मैं किसी मीडियम में रखता तो फिर ये फॉर्मूला क्या होता, बजाय एप्सिलॉन के यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाता। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मीडियम में रखता, इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी में रखता तो फिर ये फॉर्मूला होता E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, कि इसको हम E को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज शीट। ओके।